एक इंस्पेक्टर मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचता है और जाने के बाद कहता है कि साहब मेरे पास एक सटीक इन्फॉर्मेशन है। एक लड़की का मर्डर हो जाता है, उसके लाश को कहां दबाया गया है इसके बारे में मुझे जानकारी है। यदि एक टीम गठित कर दें आप तो हम जाकर उस लाश को बरामद कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट ने जैसे ही बात सुनी, मजिस्ट्रेट ने एक टीम गठित की और टीम गठित करने के बाद उस जगह की खुदाई कराई जाती है और खुदाई करने के बाद सचमुच वहां पर एक कंकाल मिलता है। कंकाल के जो हिस्से थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं और 210 हड्डियों की गिनती की जाती है। आखिरकार पुलिस ने जो कातिल होते हैं उनको गिरफ्तार किया और पता चलता है कि पिता और पुत्र ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। दोनों गिरफ्तार किए जाते हैं और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया जाता है। जब इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ तो खुलासा होने में पुलिस को कई साल बीत जाते हैं, तब जाकर पुलिस इस हत्याकांड तक पहुंच जाती है। लेकिन कुछ दिन जब बीत जाते हैं तो एक बार फिर से एक ऐसा चमत्कार होता है, उस चमत्कार की किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। फिर उसके बाद जब मामला कोर्ट पहुंचता है तो कोर्ट में न केवल पुलिस को फटकार लगाई बल्कि पहले पुलिस ने उन कातिलों को जेल भेजा। बाद में ऐसी नौबत आ जाती है कि पुलिस ही सीधे जेल जाने के फिराक में आ जाती है। आज कहानी सुनने के बाद शायद आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा कि कहते हैं कि जब पुलिस अपने पर आ जाए तो भूत से भी सच उगलवा सकती है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कहानी बहुत दिलचस्प है जो कई तरीके से सवाल खड़े कर दे रही है। यहाँ पर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोनी स्टोरी पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला है छिंदवाड़ा। दरअसल इसी छिंदवाड़ा जिले का एक थाना लगता है अमरवाड़ा और इसी के एक चौकी है सिंगोड़ी। सिंगोड़ी चौकी क्षेत्र का एक गांव लगता है जोकनाला। बात कर रही हूँ 13 जून 2014 की। रात लगभग 10:30 बजे के आसपास का वक्त हो चला था। एक घर के अंदर बेटा बेटी पति और पत्नी, ये 4 लोगों का एक परिवार होता है। लेकिन माँ के जैसे लक्ष्मी की आंख खुलती है तो माँ ने देखा कि जो उनकी बेटी है कंचन, जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास होगी, जाकर देखती है तो वो लड़की अपने चारपाई पर नहीं थी। उसके बाद उनके माँ को ऐसा लगता है कि लक्ष्मी को ऐसा लगता है कि शायद वो टॉयलेट वगैरह करने के लिए गई होगी। तो फिर वो इंतज़ार करती है। जब 10-20 मिनट बीत जाते हैं तब भी कंचन दिखाई नहीं देती तो उसकी माँ जो है परेशान हो जाती है। उसके पिता यानी कि शनु उन्हीं की पुलिस के पास जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि देखो यहाँ पर बेटी दिखाई नहीं दे रही। साथ ही जो उसका भाई होता है सोनू के पास भी जाती है माँ और उससे भी यही बात कहती है कि तुम्हारी बहन दिखाई नहीं दे रही है। बाप बेटे दोनों के पास जाती है। अब तीनों, बाप बेटे और माँ, तीनों ही अपने बेटी को रात 11 बजे के पास ढूंढना शुरू कर देते हैं। पूरे घर में आसपास जो भी जगह इन्हें दिखाई दे रही थी हर एक जगह इनको ढूंढते हैं। आसपास के घरों के दरवाजे भी खटखटाए जाते हैं लेकिन बेटी नहीं मिलती। अब गांव के बस्ती के लोग जागने लगते हैं ये सोचकर कि आखिरकार उनकी जो बेटी है कंचन वो है कहाँ। 14 साल की वो लड़की, पुलिस वालों के पास रात को ही फ़ोन किया जाता है। साथ ही गांव वाले पूरे रात उसको ढूंढते हैं। दिन निकलता है और दिन निकलने के बाद अगले ही दिन जाकर पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, गुमशुदगी दर्ज कराई जाती है कि इनकी एक बेटी है जिसकी उम्र 14 साल के आसपास है और वो मिल नहीं रही। पुलिस वाले कहते हैं कि कहीं चली गई होगी, इसीलिए आप उसको खुद से ढूंढने की कोशिश करो और हम भी तलाश करने की कोशिश करेंगे। पुलिस को जितने इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए था, पुलिस ने इस मामले को इतनी गंभीरता से लिया नहीं। आखिरकार वक्त बीतने लगता है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीने, 2 महीने, इस तरीके से धीरे धीरे साल भी बीत जाता है, 2 साल भी बीत जाता है। लेकिन उस लड़की की कहीं कोई खबर नहीं, कहीं कोई आता नहीं, पता नहीं। और माँ, बाप, भाई, ये तीनों ही सब्र करके बैठ जाते हैं कि उनकी बेटी आज किस हाल में होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, कुछ पता नहीं।
उन्होंने जितने अपने एफर्ट लगा सकते थे, उतना जितने प्रयास कर सकते थे उन्होंने किया। कंचन को ढूंढने में उन्होंने पूरी कोशिश की और धीरे धीरे करके 7 साल बीत जाते हैं, लेकिन 7 साल तक भी कोई खैर खबर मिलती नहीं है। आखिरकार पुलिस के पास एक सूचना मिलती है, यानी कि बात कर रही हूँ जनवरी 2021 को पुलिस को ये सूचना मिलती है कि गांव में एक जगह है, उस जगह पर एक लाश दबी हुई है। अगर आप चाहेंगे तो शायद वहां पर आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। अब जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस सीधे इस घर में पहुंचती है, कंचन उर्की के घर में। 7 साल के बाद साल 2021 में जाकर उसके माँ से पूछती है कि तुम्हारा जो बेटा है सोनू वो कहाँ पर है। तो वो कहती है कि वो नर्मदा हॉस्टल में, एक हॉस्टल है वहाँ पर वो नौकरी करता है। तो कहती है पुलिस के नंबर दो उसका नंबर लिया जाता है। फिर पुलिस उसके नंबर को लोकेशन पर लगा देती है। पुलिस उसको हिरासत में ले लेती है। साथ ही उसके जो पिता होते हैं चन्नू को भी पुलिस हिरासत में ले लेती है। उनसे पूछताछ की जाती है और धीरे धीरे करके 10 दिन का समय बीत जाता है। 10 दिन का वक्त बीत जाता है। उनसे पुलिस हर तरीके से पूछताछ करती है कि वो जगह बताओ जहाँ पर तुमने अपने बेटी की हत्या करने के बाद उसको दबाया है। 7 साल हो गए हैं, लेकिन तुम बहुत शातिर किस्म के इंसान हो। खुद ही एक गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाते हो और खुद ही अपनी बेटी की हत्या कर देती हो। पिता और पुत्र बार बार कह रहे थे कि साहब हमने अपने बेटी की कोई हत्या नहीं की है, लेकिन जो पुलिस थी वो मान नहीं रही थी। आखिरकार 22 जनवरी 2021 को पुलिस ने इस मामले में एसडीएम साहब और बड़े अधिकारियों के पास संपर्क किया और संपर्क करने के बाद एक टीम गठित कराते हैं ताकि गड्ढे में या कब्र में दबी हुई लाश को बाहर निकाला जा सके। पुलिस टीम के साथ मौके पर जाती है, गड्ढे की खुदाई की जाती है तो सचमुच वहाँ पर एक लाश मिलती है। यानी लाश तो नहीं थी, कंकाल मिलता है। कंकाल के बीच छोटे छोटे टुकड़े हो चुके होते हैं और जब इस हड्डियों की गिनती की जाती है तो उन टुकड़ों की गिनती होती है लगभग 210 हड्डियाँ। अब पुलिस ने जो बाप होता है चन्नू और उसका जो भाई होता है सोनू, इन दोनों को गिरफ्तार करता है और गिरफ्तार करने के बाद, हालांकि वो हिरासत में थे, लेकिन अब गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट से अनुमति लेने के बाद अब इनसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस ने जब इनसे सख्ती से पूछताछ की तब इन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया। दरअसल सोनू कहता है कि साहब मेरी बहन से अक्सर मेरा झगड़ा हो जाया करता था और उस झगड़े की वजह से मैंने उसके सर में बहुत तेज डंडा मारकर मैंने उसकी हत्या कर दी। वो मर जाती है और उसके बाद मैंने अपने पिता का सहारा लिया, उसके लाश को दबा दिया। अब पुलिस ने जो मेडिकल परीक्षण था, जो एक फॉर्मेलिटी होती है, कानूनी कार्रवाई होती है, वो सारी कानूनी कार्रवाई की। लड़की के भाई को गिरफ्तार किया, लड़की के पिता को गिरफ्तार किया, दोनों को जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद 1 साल बीत जाता है। पिता को तो जमानत मिल जाती है, लेकिन जो भाई होता है वो सलाखों के पीछे ही रहता है। लेकिन एक दिन एक ऐसा वाकया होता है कि गांव का ही एक व्यक्ति, जो कि मध्य प्रदेश का ही एक शहर है आगर में वो किसी काम से गया हुआ था। वहां जाकर देखते हैं कि एक महिला एक दुकान पर कुछ खरीदारी कर रही होती है। उससे बार बार वो देख रहा था और कभी उसे देखता है, कभी अलग जाता है। तो वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार वो महिला, वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये व्यक्ति मुझे इतना क्यों घूर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आखिरकार उस महिला ने कहा कि भैया तुम मुझे इतना घूर क्यों रहे हो, मैंने ऐसी क्या गलती की है। उस महिला के गोद में एक बच्चा था, साथ ही एक बालक उसकी उंगली पकड़े हुए था और वो महिला उससे लड़ने लगती है, झगड़ने लगती है। वो कहता है कि बहन मुझे माफ़ करना, तुम मेरी बेटी की तरह हो, बस मैं तो ऐसे ही देख रहा था। मेरी एक गांव की लड़की, यानी मेरे गांव का नाम अमरवाड़ा है और जो अमरवाड़ा थाना है और अमरवाड़ा का ही एक गांव लगता है जोगनाला, मैं वहां का रहने वाला हूं। जैसी तुम्हारी शक्ल है, जैसी तुम्हारी कटकाटी है,
ठीक ऐसे ही कटकाठी की एक लड़की हमारे गांव से अब से लगभग 9 साल पहले किसे गायब है, अभी तक मिली नहीं है। लेकिन हाँ, पुलिस ने उसके पिता को गिरफ्तार किया है और भाई को गिरफ्तार किया है और उनको जेल भेज दिया है। लेकिन तुम्हारी शक्ल बिल्कुल उनसे मिलती है। लड़की ये बात सुनकर थोड़ी सकपका जाती है। उससे और थोड़ा डिटेल में बात की जाती है कि आखिरकार कैसे दिखती है, कैसे नहीं दिखती है। जब लड़की इससे लगातार बातचीत कर रहा था वो गांव का व्यक्ति, तो लड़की कहती है कि मैं भी आपके गांव को देखना चाहती हूँ, मैं आपके गांव को देखना चाहती हूँ। आखिरकार उस लड़की को, उसके गोद में 2 बच्चे होते हैं, उसका पति भी साथ में होता है। उसे वो गांव में लेकर आ जाते हैं। वहां लाने के बाद उसी घर में लेकर जाते हैं। वो लड़की जो थी जाकर लक्ष्मी के पास जाती है, पैर छूती है और कहती है कि माँ मुझे माफ़ करना। जैसे वो लक्ष्मी अपनी बेटी को देखती है, यानी कि अभी तक जिसे पूरे गांव में, इलाकों में, अखबारों में, हर जगह में ये खबर चल पड़ी थी कि लड़की की हत्या करके लाश दबा दी गई है, पिता और जो भाई है उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन वो लड़की तो साक्षात आंखों के सामने खड़ी थी। जब गई थी तो 14 साल की थी, लेकिन जब वापस लौट कर आई है तो वो 23 साल की हो जाती है, यानी कि 9 साल के बाद वापस लौट कर आती है। आखिरकार वो लड़की जो चौकी लगती है, सिरगुड़ी चौकी, वहाँ पर जाकर कहती है कि साहब मैं जिंदा हूँ और मेरे भाई और मेरे जो पिता हैं उनको आप बाइज्जत बरी कर दीजिए। जैसे ही ये बात पुलिस सुनती है, पुलिस उसको हड़का देती है और कहती है कि तुम जाओ, यह नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं। पुलिस ने बिल्कुल सही खुलासा किया है। जैसे उस लड़की को हड़काया जाता है तो लड़की जिद पर अड़ जाती है और कहती है कि मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक कि मेरे भाई को आप छोड़ोगे नहीं और मेरे पिता को भी बाइज्जत बरी करना ही पड़ेगा। जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है, पुलिस को बड़ा आश्चर्य होता है। बात मीडिया तक पहुंच जाती है और मीडिया इस मामले को बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित करती है। टीवी में भी खबर चलने लगती है। आखिरकार पुलिस पर जब दबाव पड़ता है प्रशासन का, तो पुलिस इस लड़की का डीएनए सैंपल लेती है और डीएनए सैंपल लेने के बाद जब इसकी जांच कराई जाती है, भाई के डीएनए से मेल कराया जाता है, पिता के डीएनए से जब मेल कराया जाता है तो पहला जो डीएनए होता है वो फेल हो जाता है। आखिरकार पुलिस को फिर से डीएनए लेना पड़ता है और जब दूसरा डीएनए लिया जाता है और रिपोर्ट जब आती है तो पुलिस की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल जो लड़की दावा कर रही थी कि ये कंचन इसके पिता शन्नू है और माँ इसकी लक्ष्मी है और भाई इसका सोनू है, ये सचमुच वही लड़के थे। लेकिन अब इस लड़की के बारे में, जब इसकी हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है कि तुम कहाँ चली गई थी और कैसे गई थी, तुम्हें सब मेरे साथ मारपीट वगैरह क्या कुछ हुआ था, तो वो लड़की कहती है कि मैं अपने गांव के ही एक लड़के से बहुत करीबी रिश्ते में बंधी हुई थी। उस लड़के ने जब ये कहा तो मैं उसके साथ ही चली जाती हूँ। वो कभी पटना, उज्जैन और आगर, मालवा ऐसी अलग अलग जगहों पर रहती है, फिर शादी कर लेती है, बच्चे हो जाते हैं। लेकिन उसने कभी अपने गांव की तरफ ना जाकर देखा, ना कभी अपने गांव से उसने कोई रास्ता रखने की कोशिश की। लेकिन गांव के एक व्यक्ति जब दुकान पर मिल जाता है तब उसे लगता है कि उसके पिता उसके भाई के साथ गलत हो रहा है, तो मुझे यहाँ आना पड़ता है। बस इतना था। लेकिन आज सवाल यही उठता है कि आखिरकार जो पुलिस ने लाश निकाली थी, जो कंकाल निकाला था, वो कंकाल किसका था। और परिवार के लोगों ने, बाप और भाई ने आखिरकार ये स्वीकार क्यों कर लिया कि हमने हत्या की है। बस मीडिया वाले इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे, फिर पुलिस वाले इस मामले को दबाना चाहते थे। आखिरकार जब लगातार मामला चलता है तो ये मामला कोर्ट में भी जाता है और कोर्ट में जाने के बाद डीएनए सैंपल की जो रिपोर्ट होती है, सभी रिपोर्टों के आधार पर पिता को 1 साल पहले, यानी कि उसको जमानत में 1 साल जमानत रहने के बाद उसको रिहा कर दिया जाता है और भाई जो रहता है लगभग 3 साल तक जेल में रहता है। 3 साल के बाद वो आखिरकार छूट जाता है और कोर्ट उसको बाइज्जत बरी कर देती है, पिता को भी बाइज्जत बरी कर देती है। साथ ही सवाल ये पूछा जाता है कि जो महिला की लाश मिली थी, मिलने का दावा किया जा रहा था, आपने उसका डीएनए सैंपल क्यों नहीं करा।
पुलिस ने डीएनए तो भेजा था, लेकिन पुलिस ने कभी ये गौर ही नहीं किया कि हमें उसकी रिपोर्ट भी मंगानी है। पुलिस ने कभी रिपोर्ट मंगाई नहीं, इसीलिए पुलिस ने कभी इस मामले के सैंपल की जांच ही नहीं कराई थी ठीक से। आखिरकार जो भी इस जांच में अधिकारी थे, उन अधिकारियों के जांच पर कई तरीके से सवाल खड़े जाते हैं, उनकी काफ़ी फजीहत होती है। पुलिस के इस जांच को कोर्ट ने घोर लापरवाही माना, साथ ही आदेश दिया कि जिसने भी इस जांच किए हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इस मामले की जांच पड़ताल होनी चाहिए। ये मामला जनवरी 2024 में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है और वो लड़की अपने परिवार के पास आ जाती है, परिवार के साथ रहती है और वो एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन लड़की, उसके परिवार के लोगों ने कहा कि हमने जो इतने दिन जो सफ़र किया है, हमें इसका मुआवजा मिलना चाहिए। अब मुआवजा मिला या नहीं मिला ये तो खैर नहीं पता, लेकिन जो भी इस परिवार के साथ होता है वो बहुत ही भयानक होता है। कई साल तक एक परिवार संघर्ष करता रहता है, ये सबूत देने की कोशिश करता है कि हमने कोई हत्या नहीं की, और बाद में जब इनसे पूछा जाता है कि तुमने हत्या की बात स्वीकार क्यों की, तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने हमें घोर टॉर्चर किया था, इसीलिए हमने घटनाक्रम को स्वीकार कर लिया कि हमने इस तरीके से घटना को अंजाम दिया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। तो मिलते हैं किसी अगले सच्चे घटना के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।